मेरे आगे आपकी हिम्मत नहीं है बोलने की, तो मेरे गुलाम हुए आप। बीजेपी को आप लताड़ रहे हैं, उसी बीजेपी से आपको ऑफर भी आया था मंत्री पद के लिए और आप स्वीकार नहीं किया, आखिर क्यों? किस लिए स्वीकार करते? क्या उसका गुलाम बनने जाऊं? क्या उसका दलाल बनने जाऊं? मंत्री वाला पद मिल रहा था ना, आराम से रहते। अरे मंत्री वाले जितने भाजपा के नेता, जितने आरएसएस के नेता, जितने बजरंग दल के, जितने विश्व हिंदू परिषद के, यही संगठन के लोग उसके तारीफ करते हैं, जो उसके पार्टी के कार्यकर्ता हैं। आम जनता से आप लोग जाके पूछिए ना, क्या मोदी जी आपको पसंद है? क्या अमित शाह जी पसंद है? 2024 का यदि बीजेपी चुनाव जीतती है तो मैं समझता हूं भारत का वो बर्बादी का लास्ट चुनाव होगा। मैं गया था जम्मू कश्मीर में, शिमला में, क्या हवा थी, क्या फिजाएं थी, क्या झरना बह रहा था। ये प्रधानमंत्री बोलेगा? आपको ऑफर आया कि आइए हमारे दल में मंत्री बनिए, लेकिन फिर भी नहीं गए आप। जिससे फटती है भारतीय जनता पार्टी को, उसको ऑफर देता है, और ऑफर नहीं मानता तो उसको ईडी और सीबीआई दिखाता है। तो आपको बता दूं कि भारतीय मित्र पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी है धनेश्वर महतो जी, और जिस तरह से राजनीति में उनका वर्चस्व रहा है, हालांकि कभी भी किसी भी पद पे चुनाव जीत नहीं पाए, लेकिन फिर भी जन सेवा लगातार करते आ रहे हैं और लोगों को रोजगार देने के नाम में मधुबनी में टॉप रैंक पे है। और आपको बता दें, कुछ दिन पहले ही सोशल मीडिया पे इसका एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में तरह तरह की बातें करते थे और लगभग 1 मिलियन लोगों ने उस वीडियो को शेयर किया था। और लोकसभा का चुनाव काफ़ी जल्द होने वाला है 2024 में, और 2024 के बाद बिहार विधानसभा का चुनाव है। तो आइए आज बात करेंगे धनेश्वर महतो जी से कि आखिर उसका क्या प्लानिंग है लोकसभा को लेकर और विधानसभा को लेकर। तो आइए स्वागत करते हैं भारतीय मित्र पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष धनेश्वर महतो जी का। तो आइए धनेश्वर महतो जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। सबसे पहले आप ये बताएं, भारतीय मित्र पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 2015 में। क्या प्लानिंग थी आपकी बिहार की राजनीति में? प्लानिंग साफ सुथरा था जी, और साफ सुथरा है कि यदि जनता उस लायक समझे, मौका दे, तो बिहार से पलायन रोक देंगे, ऐसा सिस्टम था। लेकिन सिस्टम बिगड़ चुका है। अब का राजनीतिक रह गया है सिर्फ पैसे का, झूठ का, फरेब का। आप जितने बड़े झूठे उतने बड़े नेता, आप जितने बड़े पैसा वाले, जितना जनता को पैसा इलेक्शन के टाइम में दारू के लिए देंगे, पीने खाने के लिए देंगे, उनका जेब गरम करेंगे, महिला तक पैसा मांगती है चुनाव में। तो ऐसी स्थिति में आदमी कैसे समाज सेवा कर सकता है? लेकिन इरादे बुलंद थे, हमें समाज सेवा करना है, कर रहे हैं। अभी तक किसी पद पे सफलता हाथ नहीं लगी है, क्यों? मुझे लगता है कि लगेगी भी नहीं। क्यों? क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं है नाजायज खर्च करने के लिए। मेरे पास दिमाग तो है, लेकिन दिल नहीं मानता कि मैं आपको ठगूं, आपसे जुमलेबाजी करूं। देश के प्रधानमंत्री जुमलेबाजी कर सकते हैं, देश के ये राज्य के मुख्यमंत्री जुमलेबाजी कर सकते हैं, लेकिन धनेश्वर महतो जुमलेबाजी नहीं करता है, इसलिए मुश्किल है। और अभी की राजनीतिक मैंने कहा कि फ्रॉडगिरी समझिए कि जनता के दिल में, दिमाग में भर चुका है, उसको कौन दूर कर सकता है? लगातार आप सोशल मीडिया के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर टिप्पा टिप्पणी करते आ रहे हैं, आखिर क्यों? नरेंद्र मोदी को ही क्यों टारगेट करते हैं आप? और जब देश का प्रधानमंत्री झूठ बोले तो उसके ऊपर टिप्पा टिप्पणी नहीं कर सकते हैं क्या? देश का प्रधानमंत्री एक आदर्श व्यक्ति होता है जी, उसके आदर्शों पे दुनिया चलती है। वो देश का प्रधान है, प्रधान उस पे सीट पे बैठा हुआ है, प्रधानमंत्री की गद्दी पे बैठा हुआ है, और वो व्यक्ति कहता है कि मैं 2 करोड़ रोजगार दूंगा हर साल नौजवानों को। वो व्यक्ति बोलता है कि मैं विदेश से काला धन ला के 15-20 लाख दे दूंगा। वो व्यक्ति बोलता है कि मैं 100 दिन में महंगाई कम कर दूंगा। वो व्यक्ति बोलता है कि मेरी सरकार बनी तो मैं टैक्स ही माफ़ कर दूंगा। मतलब जुमलेबाजी की कोई सीमा नहीं है। तो उस व्यक्ति के ऊपर टिप्पा टिप्पणी नहीं करूं तो क्या आपके ऊपर टिप्पा टिप्पणी करूं? नरेंद्र मोदी जी की मां का देहांत हो गया और नरेंद्र मोदी जी अंतिम संस्कार में पहुंचे, और लगभग शाम में आप लाइव आकर उस वक्त भी आप नरेंद्र मोदी के ऊपर टिप्पा टिप्पणी कर रहे थे, आखिर क्यों? इस दुनिया में एक भी औलाद ऐसी बता दीजिए मुझे जिसकी माँ का स्वर्गवास हो गया हो और वो बीच का बच्चा है, यानी कि 5 या 6 जो भी बच्चे हैं उसके, वो उसमें ना वो पहला है ना लास्ट है। क्रियाक्रम में पहला और लास्ट बच्चे का योगदान होता है सबसे अधिक, उसी को शास्त्रों के अनुसार माना गया है हमारे हिंदू सनातन धर्म में।
तो नरेंद्र मोदी का कोई रोल ही नहीं है। और नरेंद्र मोदी कूद के जा रहा है एम्बुलेंस में फोटो खिंचाने के लिए। नरेंद्र मोदी, जिस माँ ने 9 महीने कोख में रखा, उसके लिए एक दिन मोदी नहीं दे सका। 1 घंटे में चला गया राजनीतिक रोटी सेकने के लिए, इधर आग अग्नि दिया और उधर गया हरी झंडी दिखाने के लिए, देखो कि मैं राष्ट्र के लिए जीता हूँ, माँ बाप के लिए नहीं जीता हूँ। और राष्ट्र में भाई कौन सा ऐसा भगदड़ या कौन सा ऐसा आपातकालीन हो गया था जो भाई इतना अर्जेंट हो गया कि हरी झंडी आज ही देना है और 1 घंटे में देना है? वो कल भी हो सकता था, परसों भी हो सकता था। नरेंद्र मोदी का मतलब है सिर्फ देश की जनता को मूर्ख बनाना और हर बिंदु पे राजनीतिक रोटी सेकना। यही नरेंद्र मोदी का लक्ष्य और कोई नहीं। ना उसे देशवासियों से प्रेम है, ना उसे देश की चिंता है, ना उसे अपने माँ बाप की चिंता थी, ना उसे अपनी पत्नी की चिंता थी। अगर नरेंद्र मोदी को चिंता है सिंगल किसी व्यक्ति की, तो वो अपने नए बाप नरेंद्र मोदी का अडानी है। वो अडानी जो बाप बोलता है नरेंद्र मोदी को कि रे बच्चा ये काम करना है, तो नरेंद्र मोदी वो काम करने के लिए पैदा हुआ है। खासकर अडानी का अभी मौजूदा स्थिति किस तरह से है, आपको पता है? अब मैं तो भाई उसका एजेंट नहीं हूँ। फिर भी आकर उसको लताड़ते हैं, अडानी को भी लताड़ते हैं आप सोशल मीडिया के माध्यम से। लतारूं, एक 3000 टन उसके 3000 किलो कोकीन उसके शिप के ऊपर पकड़ा गया था। क्या उसकी जांच बैठी? बिल्कुल नहीं बैठी। एक बारी नहीं 3-3 बारी पकड़ा गया है। पूरी 2.5 लाख करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। कहाँ चला गया? उस पर जांच बैठनी चाहिए ना, बैठा नहीं बैठाया सरकार ने। तो सरकार को पता चल रहा है ना कि अडानी की गुलाम है। अडानी का गुलाम है, अडानी का गुलाम है। गांड में दम नहीं है नरेंद्र मोदी के, ना अडानी के विषय में एक लफ्ज बोलने के लिए, और ना ही किसी भाजपाई के दम है। तो गुलाम हुआ ना। मेरे आगे आपकी हिम्मत नहीं है बोलने की, तो मेरे गुलाम हुए आप। जिस बीजेपी को आप लताड़ रहे हैं उसी बीजेपी से आपको ऑफर भी आया था मंत्री पद के लिए और आप स्वीकार नहीं किया, आखिर क्यों? किस लिए स्वीकार करते? क्या उसका गुलाम बनने जाऊं? क्या उसका दलाल बनने जाऊं? मंत्री वाला पद मिल रहा था ना, आराम से रहते। अरे मंत्री वाले, वो नरेंद्र मोदी के टीम में जितने मंत्री हैं उसके मुंह से हिलता है कुछ? सब तो बोलते हैं आते प्रेस कॉन्फ्रेंस पे, तो कुछ ना कुछ तो बोलते हैं कि मैंने ये किया, मैंने वो अरे किया। पेट्रोलियम मंत्री बोलता है रेल मिनिस्टर की बात, और रेल मिनिस्टर बोलता है पेट्रोलियम मंत्री की बात। और आप भी चले जाते, आप भी बोलते, आप क्यों नहीं गए? मैं क्या चूतिया आदमी हूं क्या? सारे चूतिया हैं उसके मंत्री मंडल में। और कुछ सुनोगे? कौन सा अकलमंद है? अकलमंद है नरेंद्र मोदी के? गृह मंत्री जी अकलमंद नहीं है, रक्षा मंत्री जी अकलमंद नहीं है, सड़क एवं परिवहन मंत्री जी अकलमंद नहीं है। नहीं है। कैसे नहीं है? नहीं है। सड़कों का जाल बिछा दिया गया पूरे ओवरऑल इंडिया में। भैया वो सड़कें भी तो क्या कहते हैं, वो उद्घाटन से पहले ही धस जाती हैं। नहीं धसा? कुछ जगहों पर इस तरह की समस्या देखने को क्यों मिली है। हुई? जब नई सड़क बनी तो क्यों हुई? तो कुछ जगहों पर क्यों? एक जगह पे ही क्यों? क्या इंजीनियर सारे मूर्ख पैदा हो गए गलती से क्या? पूरा सिस्टम खराब नहीं ना हो सकता है। पूरा सिस्टम खराब है। कैसे आप कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी का पूरा मंत्रिमंडल? अब मैं बता रहा हूं ना, निर्वाचन आयोग जी पिट्ठू है नरेंद्र मोदी का? बोलो नहीं है। सारे निर्वाचन आयोग तो स्वतंत्र है। सुनो ना यार, जब मैं बोल रहा हूं तो बीच में मत बोलो, पूरा सुनो तब बोलो। जी पूरा विपक्षी पार्टी ईवीएम का विरोध कर रहा है। बिल्कुल। तो क्या चाहिए? सत्ता के ऊपर सरकार चल रही है ना, बहुमत के ऊपर। बिल्कुल। तो जब बहुमत है ही नहीं ईवीएम का, तो फिर ईवीएम का समर्थन कैसे नरेंद्र मोदी और वो कर रहा है? चुनाव आयोग सिस्टम है, कानून व्यवस्था है देश में। कांग्रेस की सरकार राजस्थान में बन गई, ईवीएम का आविष्कार नहीं किया गया। मध्य प्रदेश में बहुमत मिली थी, वहां पर भी आविष्कार नहीं किया गया, बहिष्कार नहीं किया गया। लेकिन जैसे ही हाथ से सत्ता निकल जाती है तो फिर ईवीएम का बहिष्कार क्यों? ये तो बिस्पी में फैयाज अहमद से जाके पूछो ना कि क्यों मुसलमान तो बीजेपी को वोट देता है? देता है? नहीं देता है? तो सब मुसलमान नहीं, ऐसा नहीं है कि बीजेपी को वोट नहीं देता। आप देते हैं? आप मुसलमान हैं, आप देते हैं बीजेपी? मतदान तो गुप्त रूप से किया जाता है। तेरी के गुप्त रूप से किया जाता है, खुला रूप से किया जाता है। आप किसको वोट देते हैं? हाँ? आप किसको वोट देते हैं? अरे जब मेरी खुद की पार्टी है तो मैं अपनी पार्टी को वोट दूंगा ना। क्या बेतुका यार पत्रकार हो? वही तो पूछ रहे हैं ना, आपको किसको वोट देते हैं आप? अरे मैं, जब मेरी पार्टी है तो मैं भारतीय मित्र पार्टी को वोट दूंगा ना, अच्छा, कि जाके बीजेपी को वोट दूंगा। 2015 से लगातार आप संघर्ष करते आ रहे हैं। आपके सामने कई बार लोकसभा विधानसभा का चुनाव हो गया, लेकिन आप एक भी सीट नहीं जीत पाए। सुनिए सुनिए सुनिए,
1980 में भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ। जी। मधुबनी में पहला विधानसभा सीट कब जीता? राष्ट्रीय पार्टी थी, बताइए। तो 84 में भी बीजेपी का हाल बुरा था, वो तो पता है। तेरी के 84 में, यहाँ 2020 में भी विधानसभा का खाता नहीं, खुला। हम लोकसभा की बात कर रहे हैं। हम लोकसभा में जब 2 सीट आई थी उस समय भी कंडीशन काफी खराब था, लेकिन धीरे धीरे तरक्की तो की है ना। अरे तो बस ऐसे ही धीरे धीरे भारतीय मित्र पार्टी भी तरक्की करेगी। बच्चा पैदा होता है तो क्या एकदम से जवान हो जाता है? नहीं, वैसे हुआ है 2-3 राज्यसभा। लेकिन आपको तो ऑफर आया ना, बहुत सारे ऐसे नेता जिनको कहीं से ऑफर नहीं आता, अरे यार, गेट बंद रहता है, लेकिन आपको ऑफर आया कि आइए हमारे दल में मंत्री बनिए, लेकिन फिर भी नहीं गए आप। जिससे फटती है भारतीय जनता पार्टी को उसको ऑफर देता है, और ऑफर नहीं मानता तो उसको ईडी और सीबीआई दिखाता है। बात समझ गए? तो मुझे ईडी और सीबीआई दिखा चुका है। अच्छा, और आपके यहाँ मेरे से फटती है भारतीय जनता पार्टी की। इतना डरते हैं, इतना डरते थे, इतना डरते हैं, नहीं तो आके मेरे से डिस्कशन करे सार्वजनिक जगह पे। मेरे उनके प्रश्नों का उत्तर देता हूं और वो मेरे प्रश्नों का उत्तर दे, और मीडिया के बीच में और आम जनता के बीच में आए, तब ना। मोदी जी आते महीना में हर 3 दिन बाद मन की बात सुनाने। अबे मन की बात से क्या देश चलेगा? काम की बात से देश चलेगा। मैं गया था जम्मू कश्मीर में, शिमला में, क्या हवा थी, क्या फिजाएं थी, क्या झरना बह रहा था। ये प्रधानमंत्री बोलेगा? उसके वो जनता के टैक्स पे वो घूम रहा है दुनिया, तो क्या जनता को घुमाएगा? वो तो बोल रहा था कि अरे भाई, मैं इस देश के गरीब मजदूरों के पैर में चप्पल नहीं देखना चाहता हूं, वो चप्पल भी छीन लेना चाहता हूं। यानी कहा तो था कि मैं हवाई जहाज में सफर कराऊंगा, लेकिन देश में गरीब मजदूरों का हाल ये हो गया है कि उसके पैर में अब चप्पल तक नहीं बची है। वो तो आए थे महिलाओं को कि मैं माता बहनों को उज्ज्वल योजना में धुआं धक्कर नहीं करने दूंगा। 410 रुपए का सिलेंडर आज 1250 रुपए का हो गया। फिर से वही चली गई गाछी में, आम का पत्ता, बांस का पत्ता बीन के गरीब मजदूर की औरतें खाना उस पर ही पकाती हैं आज भी। तो क्या है ये बकचोदी के अलावा क्या करता है मोदी? क्या करता है भारतीय जनता पार्टी का? नहीं कुछ मिला तो हिंदू मुसलमान, नहीं कुछ मिला तो कपड़ों से हम पहचान लेते हैं, और नहीं कुछ मिला तो बताए ईडी और सीबीआई। कभी जनता के मुंह से किसी मीडिया ने सुना है कि मोदी की तारीफ करते हुए? जितने भाजपा के नेता, जितने आरएसएस के नेता, जितने बजरंग दल के, जितने विश्व हिंदू परिषद के, यही संगठन के लोग उसके तारीफ करते हैं, जो उसके पार्टी के कार्यकर्ता हैं। आम जनता से आप लोग जाके पूछिए ना, क्या मोदी जी आपको पसंद है? क्या अमित शाह जी पसंद है? जाके माइक लगा के पूछिए, है ना जनता, जाइए पूछिए उनसे। धनेश्वर महतो का क्या पूर्वानुमान है? 2024 लोकसभा किसके पक्ष में जाएगा? मैं ये तो नहीं जानता कि किसके पक्ष में जाएगा, लेकिन 2024 का यदि बीजेपी चुनाव जीतती है तो मैं समझता हूं भारत का वो बर्बादी का लास्ट चुनाव होगा। भारत को बर्बाद होने से कोई दुनिया की शक्ति नहीं बचा सकती है, क्योंकि मोदी के पास कोई काबिलियत नहीं है देश चलाने के लिए, समाज चलाने के लिए, देश को आगे ले जाने के लिए। 1% नहीं है। 100 में से 0 में देता हूं, 0 मोदी के। तो आखिरी सवाल रहेगा आपसे, हालांकि आप किसी पोस्ट पे नहीं है, पद पे नहीं है, फिर भी ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को रोजगार देते हैं, यह सिलसिला कब से जारी है और कब तक चलता रहेगा? जब तक बिहार का पलायन, हमारे जिले का पलायन नहीं रुकेगा, तब तक ये सिलसिला चलता रहेगा।